अगर इस वीडियो पे 300 लाइक जैसे ही आएंगे, 300 लाइक्स जैसे ही आ जाएंगे इस वीडियो पे, मैं अगला इसका पार्ट 3 जरूर दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने इसके यूपीआई यूनियन का लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराया था। इसका पार्ट 1 अपलोड हो गया, आप लोगों ने इसको देखा भी है। बट यार, एक शिकायत है कि आप लोगों ने जितना लोगों ने इस वीडियो को देखा, उतने लोगों ने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया है। क्या हेल्प कर रहे हो यार तुम लोग? साला मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, एक मैकेनिकल इंजीनियर की हेल्प नहीं कर दो, क्या करोगे? चलो छोड़ो, पार्ट 2 वीडियो आ गया है, जिसमें मैं आपको वैसा सेम टू सेम एक्सप्लेन करूँगा जैसा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसको लाइक कर देना यार। चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं गियर बना हुआ है, तो ये गियर आया कहाँ से? मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, खाली क्वेश्चन से ही आपको इतना थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, और आप क्वेश्चन से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये गियर आया है एक सवाल से, अब देखते हैं वो क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए रिवल्टेड गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट गियर। मतलब एक रिवल्टेड गियर ट्रेन है, उसने पूछा है कि जो उसकी फर्स्ट गियर की एक्सिस है और जो लास्ट गियर की एक्सिस, मतलब फर्स्ट और लास्ट मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे फर्स्ट गियर, और लास्ट मतलब जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं उसको बोलेंगे लास्ट गियर। तो फर्स्ट गियर और लास्ट गियर की एक्सिस क्या होगी? अब तुमको मालूम नहीं रहेगा कि रिवल्टेड गियर ट्रेन होता क्या, तो इसका आंसर क्या दो? घंटा। देखो, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नाइदर पैरेलल, नॉन एक्सियल, कोएक्सियल, स्क्रू और पैरेलल। तो याद कर लोगे इसका तुम लोग, रिवल्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, जो भी इसका ऑप्शन सही होगा तुम उसको याद कर लोगे। आंसर मार देना, 4 बार इस सवाल को रट लेना, जाके मार देना। लेकिन ऐसा मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ, मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले देखो गियर समझा दूंगा, समझ जाओगे गियर में कितने टर्म होते हैं, गियर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखाऊंगा मैं। गियर के 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर ट्रेन्स है, उसी से क्वेश्चन आता है, जेईई के पेपर में आता है तो उसी से आता था। वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उससे भी सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि गियर में क्या क्या होता है। गियर स्टार्ट करते, गियर होता क्या है? ये आपका गियर होता है, ठीक है। गियर में मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा पिच सर्किल और पिच पॉइंट। वो क्या होता है वो बताता हूँ आपको मैं। मान लो तो कोई 2 गियर है, ये गियर ये है, इसके टीथ ऐसे, इसका टीथ एक ये हो गया, इसका टीथ ये, देखो यार ड्राइंग जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे। इसका टीथ ये हो गया और एक गियर ये है, ठीक है। गियर उसका टीथ ये एस पे मेस किया है और ये यहाँ मेस किया है, बाकी ये गियर हो गया, ठीक है। अरे यार, ठीक है, देखो ये गियर हो गया, ठीक है। अब भाई लोग देखो, ये एक पॉइंट है यहाँ मिस कर रहा है, ये गियर यहाँ पे मेस करता है, ठीक। तो ये जो मेस करता है, जिस पॉइंट पे गियर एक दूसरे पे मेस कर रहा है, उसी को बोलते हैं पिच पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। पिच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। सारे न्यूमेरिकल गियर्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी से सॉल्व होता है, पिच पॉइंट से। और जो ये सर्किल देखो, ये यहाँ पे पॉइंट है, तो गियर एक सर्किल में होता है, तो जो ये सर्किल ड्रॉ होगा उसको बोलेंगे पिच सर्किल। ये समझ आया? आप देखो गियर के अंदर आते हैं, गियर में क्या क्या मतलब सवाल होते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। रिडंडेंट साइकिल क्या होता है बाकी देखेंगे यार। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये गियर है अपना, ठीक है। तो ये गियर हो गया, ये मेन गियर हो गया, आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये टूथ होगा, इसका दांता होगा, उसका गियर का दांता होगा, उसकी थिकनेस होगी, तो ये टूथ थिकनेस हो गया। एक गियर से दूसरे गियर, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच में गैप होगा, कुछ गैप है, उसको बोलेंगे टूथ गैप। टूथ गैप हो गया। अब ये देखो, एक होता है पिच। पिच क्या होता है समझते हो? जैसे तुम्हारा थ्रेड होता है, ये मान लो तुम्हारा थ्रेड है, कोई थ्रेड समझते हो ना यार, चूड़ी, नट बोल्ट समझते हो, उसमें होती है चूड़ी, ये तुम्हारी चूड़ी है। ये तुम्हारा बोल्ट का हेड हो गया, ठीक है। तो पिच किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, मतलब ये पहला ये दूसरा, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होगी, इसी को बोलते हैं पिच, ठीक है। यहाँ से सीख लिया हमने। अब इसमें आते हैं, सर्कुलर पिच, मतलब वो पिच सर्कुलर में होगी, उसको बोलेंगे सर्कुलर पिच, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो ऐसा सेम टू सेम शेप आना चाहिए। तो ये इस गियर का जो दांता 1 नंबर है, इस गियर का जस्ट अगला दांता 2 नंबर है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट इस गियर का अगर इधर लेते हैं हम, तो सेकंड गियर का फर्स्ट पॉइंट इसको लेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच। इसका एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, वो आपको दिखाऊंगा। पहले पिच समझो, इसी को बोलेंगे सर्कुलर पिच, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हैं, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है, मतलब अगला सेम टू सेम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच।
और यार टूथ थिकनेस तो सेम रहेगी ना, तो सर्कुलर पिच भी सेम रहेगा, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लो। ठीक है, सर्कुलर पिच समझ में आ गया। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था अभी कि जो दो गियर मिस में होते हैं, तो जो गियर में जो फिगर बनाते हैं ये फिगर हमारा होता है पिच सर्किल का फिगर होता है, और दो गियर तभी मिस में होंगे जब उनका मॉड्यूल सेम होगा। ये याद कर लो, जब एक गियर का वो होता है मॉड्यूल होता है, एम से डिनोट करते हैं, जब उनका मॉड्यूल सेम होगा तभी दो गियर मेस में होंगे, नहीं तो गियर मेस में नहीं होंगे। ठीक, ये हो गया मॉड्यूल। अब देखो, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो टूथ थिकनेस, टूथ गैप, दोनों का सम सर्कुलर पिच। अगला आगे बढ़ते हैं, तो ये टॉप लैंड बॉटम लैंड आसान है, जो गियर होगा टॉप लैंड बॉटम लैंड में होगा। अब देखो ये पिच पॉइंट हो गया, पिच पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो ये मेन होता है पिच सर्किल्स के ऊपर और पिच सर्किल के नीचे, जो ये इसका सरफेस होगा इसको बोलेंगे फेस, इसको बोलेंगे फ्लैंक। मतलब क्वेश्चन क्या बनता है, टॉप पोर्शन ऑफ पिच सर्किल इज कॉल्ड एज फेस और फ्लैंक, फेस। बॉटम पोर्शन ऑफ पिच सर्किल इज कॉल्ड एज फ्लैंक। ठीक है, मतलब टूथ के सरफेस पे टॉप पोर्शन पिच सर्किल को बोलते हैं फेस और नीचे बोलते हैं फ्लैंक। याद हो गया। अगला बढ़ते हैं एडेंडम और डिडेंडम। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि एडेंडम ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला होता है। उसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, कोई भी चीज़ पढ़ो उसको पहले ट्रिक बनाओ। मतलब ट्रिक नहीं कि बहुत ही ये खाना लेने के ऐसा कोई ट्रिक ना बनाओ, उसी क्वेश्चन से उसका ट्रिक निकालो, बहुत ही आसान है। देखो डिडेंडम डी से होता है, एडेंडम ए से होता है, डाउन डी से होता है, एबव ए से होता है। तो गियर का निचला हिस्सा डी होता है तो नीचे वाले को बोलते हैं डिडेंडम। गियर के ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर होगी उसको बोलेंगे एबव, उसको बोलेंगे एडेंडम। ठीक है, तो ये एडेंडम हो गया, ये हो गया डिडेंडम हो गया। याद हो गया एडेंडम, इसको पिच सर्किल के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस होगी एडेंडम, नीचे वाली डिडेंडम। ठीक, अब देखो पिच सर्किल तुमने याद कर लिया, एक सर्किल इसको लेके हम बनाएंगे उसको बोलेंगे डिडेंडम सर्किल, एक सर्किल इसको लेके बनाएंगे उसको बोलेंगे एडेंडम सर्किल। ठीक है, इतना याद हो गया। और इसमें कुछ अभी सीखने लायक नहीं है, जब इसका चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉम का, उसमें आपको बाकायदे सिखा दूंगा। अभी आप ये देखिए कि आप एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेपर ही सॉल्व करें मेरे साथ बैठ के तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वैसा ही पढ़ो यार, ऐसा ही हम लोगों को पेपर लगाना चाहिए, याद नहीं करना, पैटर्न बदल चुका है। इस पर मैं देखूंगा कि ये एक क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन ये था ना कि गियर ट्रेन में जो रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है उसका फर्स्ट और सेकंड का लास्ट गियर का एक्सिस क्या होता है, लास्ट गियर में एक्सिस क्या होता है। अभी वो छोड़ो, पहले ये जानो गियर क्या होता है। ठीक है, गियर जान गए आप लोग। इस फिगर को मैं हटा देता हूँ, आप लोग ड्रॉ करना ड्रॉ कर लीजिए, इस फिगर को मैं हटा देता हूँ अब। ठीक, अब देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। ठीक है, चलो। लेकिन गियर ट्रेन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। आप लोग यार वीडियो लाइक कर दिया करो यार, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि नया नया बंदा आया तो इसके अंदर कुछ दम है। नया यूट्यूब मेरे वीडियोस को सजेस्ट ही नहीं करेगा किसी को। अभी यार नया नया स्टार्ट किया हूँ, आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को समय कितना हो रहा है। अभी रुको, वेट 1 मिनट रुको। देख लो भाई लोग, समय हो रहा है रात के 12 बज रहा है। दिन में मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए वीडियो रात को वो अपलोड करता हूँ मैं। कहाँ गया यार, देखो लाइव घड़ी, स्क्रीनशॉट मत देखना। अरे यार चल भाई, हाँ चली देखो देखो सेकंड चल रहा है, ये मत सोचना कि वो लगाया है मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है, रात के 12 से अधिक हो रहे हैं यार। अब तो वीडियो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग मजाक बना के रखे हो साला, मैकेनिकल इंजीनियर होकर हेल्प नहीं करते एक मैकेनिकल इंजीनियर की। बता दूं कि मेरा एजुकेशन भी मैकेनिकल था और बाई प्रोफेशन भी मैकेनिकल ही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन 4 टाइप्स की होती हैं, वो पढ़ते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स। 4 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, पहला होता है सिंपल गियर ट्रेन। सेकेंड होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। थर्ड होता है रिवॉल्टेड गियर ट्रेन, जिसका क्वेश्चन अब पूछा है वो अब आया।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्वेश्चन आता है सन प्लेनेट वाला, वो फिलहाल वो भी उसका न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी होता है, तो फिलहाल उसका न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, लेकिन आने वाले समय में आ भी सकता है, तो उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एपिसाइक्लिक गियर इसका एक जो इसका रिवर्टेड गियर बताता हूँ। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये 4 गियर ट्रेन होती है, सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। ज़्यादा इससे कुछ नहीं आता, आसान है। मेन एप्लीकेशन से आता है, एप्लीकेशन क्या होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का एप्लीकेशन आता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन का एप्लीकेशन आता है। इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले मैं, लाल पेन। सिंपल गियर ट्रेन कुछ नहीं है यार, एक गियर ये होगी, एक गियर ये होगी, बस। मतलब एक शाफ्ट पे एक गियर, इसका फिगर देखो, एक शाफ्ट पे एक गियर, एक शाफ्ट अगले शाफ्ट पे दूसरी गियर, ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन में ऐसा मान लो कि एक गियर ये है, वो इसको चला रही है, ये दोनों में इसमें है। अब इसी के शाफ्ट पे एक गियर और लगी हुई है, मान लो ये वो इस गियर से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब एक शाफ्ट पे 2-3 गियर लग जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। और जब एक शाफ्ट पे एक गियर होती है उसको बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। ये दोनों बहुत सिंपल है। रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसाइक्लिक गियर देखो, जो क्वेश्चन आया था अभी, जो ये क्वेश्चन आया था, इन रिवर्टेड गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर्स आर, इसका एक ग्रुप और है क्वेश्चन का, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो एग्जाम में आता है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता कैसे है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में ये मान लीजिए कोई बेस फिक्स है आपका, ठीक है, और यहाँ पे गियर लगी होगी, इस गियर का और इस गियर का, ये दोनों आर्म से फिक्स होंगे। तो ये गियर इधर भी रोटेट कर सकती है, इधर भी रोटेट कर सकती है, और ये गियर भी ऐसे घूम सकती है और ये भी ऐसे घूम सकती है। ये होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, उसका क्वेश्चन आता है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है, ए डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज ए, जो ऑटोमोबाइल में हमारी डिफरेंशियल गियर यूज़ होती है वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन सिंपल गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, तो जो अपनी डिफरेंशियल गियर होती है ऑटोमोबाइल्स में, उसमें हमारी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही यूज़ होती है। ये बहुत ही इसका फेमस क्वेश्चन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का, याद कर लो। और सुनो, जो ये गियर ट्रेन और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसको नोट कर दो। पहला इस्तेमाल होता है तुम्हारा बैक गियर ऑफ लेथ में, लेथ आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो बैक गियर ट्रेन होता है उसमें एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इस्तेमाल होता है। डिफरेंशियल गियर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये क्वेश्चन है ही है, इसमें इस्तेमाल होता है। हॉइस्ट में इस्तेमाल होता है, जो क्रेन की हॉइस्ट होती है उसमें इस्तेमाल होता है ये। और भी बहुत सा एग्जांपल है, लेकिन ये 3 ही मेन एग्जांपल हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो गया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है रिवर्टेड गियर ट्रेन, उस पर आते हैं हम लोग। रिवर्टेड गियर ट्रेन होता कैसे है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन का जो क्वेश्चन आया है उसका एक क्वेश्चन का रूप और है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उस क्वेश्चन का रूप ये है, व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर आर कोएक्सियल द गियर ट्रेन इज नोन एज। मतलब जब फर्स्ट इनपुट गियर का एक्सिस और लास्ट आउटपुट गियर का एक्सिस जब कोएक्सियल होगा, मतलब कोएक्सियल मतलब ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये दोनों आपस में कोएक्सियल, लेकिन ऐड नहीं है, जुड़ी सेम एक्सिस नहीं है, कोएक्सियल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो है, इसका सेकंड रूप मैंने आपको बता दिया, वो ऐसे आएगा। दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा एक साथ, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। देखो भाई लोग, रिवर्टेड गियर ट्रेन होता कैसे, इसका 3D फिगर कैसे बनाया जाए। देखो, ये कोई एक ये आपका शाफ्ट हो गया, और ये इधर ये आपका शाफ्ट हो गया, इस पर एक गियर लगा हुआ है और इस पर भी गियर लगा हुआ है। इस पे इसका छोटा होगा तभी इसका वेलोसिटी रेशियो चेंज हो पाएगा। तो इस पे ये गियर, इस गियर से फिगर चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, ये इस गियर से मैस है और ये और छोटा करता हूँ, इस गियर से ये मैस है, ठीक है, ये इससे मैस में आ गया। अब देखो इसका शाफ्ट कैसे होता है, शाफ्ट इंपॉर्टेंट है इसका। इसका शाफ्ट ये होगा, इसका शाफ्ट ये होगा, और इसका शाफ्ट ये पूरा शाफ्ट है इसका। तो ये गियर नंबर 1 है जिसको इस क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट गियर, और ये गियर नंबर 2 है जिसको इस क्वेश्चन ने बोला है लास्ट गियर। मतलब हमने इनपुट इस गियर में दिया, जो इसको घुमाया,
तो इसने ये इसको नहीं घुमाएगा क्योंकि ये इसका शाफ्ट अलग है, ठीक है। ये इसको घुमाएगा और ये दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं। जब ये घुमा तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका ये फर्स्ट गियर, ये लास्ट गियर, मतलब ये इनपुट गियर हो गई हमारी, ये हमारी आउटपुट गियर हो गई। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिवर्टेड गियर ट्रेन में द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट गियर, फर्स्ट गियर और लास्ट गियर का एक्सिस क्या होगा? क्या ये पैरेलल होगा? पैरेलल नहीं है, ये तुम्हारा कोएक्सियल है, बताया ना। जब ये दो एक्सिस ऐसे होती हैं, इसी को बोलते हैं कोएक्सियल, इसी को बोलते हैं कोएक्सियल। तो अब समझ में आ गया? इतना समझाने के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ तो समझ में आ गया होगा ना कोएक्सियल मतलब क्या होता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन का होता है। इसका आप देखो, इस पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सीन के पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, इन क्लॉक मैकेनिज्म द गियर ट्रेन यूज टू कनेक्ट मिनट हैंड टू आवर हैंड, ठीक। मिनट हैंड से आवर हैंड को कनेक्ट करने के लिए कौन सी गियर मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या है। ए डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज यूज टू, डिफरेंशियल गियर एपिसाइक्लिक गियर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल गियर एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल गियर में। उसी का क्वेश्चन आया है कि डिफरेंशियल गियर इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहला, रिड्यूस स्पीड, असिस्ट इन चेंजिंग स्पीड, प्रोवाइड जर्क फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल, या हेल्प इन टर्निंग। तो फ्रेंड्स हेल्प इन टर्निंग इसका ऑप्शन होगा। डिफरेंशियल गियर ऑटोमोबाइल में टर्निंग में हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो व्हील के बैक साइड में लगा होता है, जब हम व्हीकल को टर्न करते हैं तो उसमें एक व्हील को कम स्पीड चाहिए होती है, दूसरी व्हील को अधिक स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पर डिफरेंशियल गियर काम आता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इस वाले में गियर ट्रेन में, अरे यार मार कर दुगंदा कर दिया हाथ। सॉरी फ्रेंड्स, देखो गियर ट्रेन में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल जैसे लास्ट वाला जो पेपर पार्ट 1 जो मैंने कराया था, उसमें एक न्यूमेरिकल मैंने गियर ट्रेन का कराया था, उसमें मैंने वो न्यूमेरिकल कराया था, उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था। तो 2-3 फॉर्मूले हैं और उसमें 2-3 फॉर्मूलों में उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन देता है। तो फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं गियर ट्रेन में इंपॉर्टेंट। सर्कुलर पिच क्या होता है, डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, जब अपना टर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं। अभी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला सर्कुलर पिच का, अपना सर्कुलर पिच क्या होता है, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है डायमेट्रिकल पिच का, डायमेट्रिकल पिच। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला तुम्हारा होता है पाई डी बाई टी, पाई डी बाई टी। और तुम्हारा डायमेट्रिकल पिच का फॉर्मूला होता है टी बाई डी। टी समझी रहे होगे, नंबर ऑफ टीथ्स, गियर में कितने टीथ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो और डी तुम्हारा हो गया पिच सर्किल डायमीटर। तो ये दो फॉर्मूला ये अपने को याद रखना है। और एक होता है, थर्ड होता है मॉड्यूल, मतलब एम से करते हैं इसको हम, ये होता है डी बाई टी। देखो इस पे जेई में 2 क्वेश्चन आ चुका है, ये फॉर्मूला याद हो गया। सर्कुलर पिच होता है तुम्हारा पाई डी बाई टी, सर्कुलर होता है ना पाई। देखो कंफ्यूज मत होना, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक बनाया था मैंने, तो कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर पिच में कहीं इसको भिड़ा दो टी बाई डी, और डायमीटर पिच में इसको भिड़ा दो पाई डी बाई टी। देखो जो सर्किल होता है उसका एरिया, उसका वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कुलर पिच में पाई आएगा, पाई आएगा सर्कुलर पिच में, ठीक। तो पाई डी बाई टी हमेशा तुमको याद रहेगा, पाई टी बाई डी नहीं याद रखोगे तुम। हम अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको हमेशा पाई डी बाई टी ही याद रहेगा। तो पाई जिस फॉर्मूला में है वो इसका फॉर्मूला होगा, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला हो गया पाई डी बाई टी। और जो उसका उल्टा कर दोगे, पाई हटा दोगे उसमें, सर्किल तो है नहीं, पाई हट जाएगा, तो उल्टा कर दोगे टी बाई डी, तो टी बाई डी हो गया। और मॉड्यूल इक्वल टू डी बाई टी। अगर ये टी बाई डी हो गया, देखो अगर टी बाई डी हो गया तो जो बचा वो डी बाई टी हो गया, मतलब मॉड्यूल हो गया, ठीक। अब देखो 2 क्वेश्चन इससे आ चुका है, जेई में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग अगर जेई की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग एसएससी जेई का पेपर देखे होंगे, इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और ये क्वेश्चन आईएएस खुद में भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मॉड्यूल इनटू डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन है सर्कुलर पिच इनटू डायमेट्रिकल पिच क्या होता है। जब तक फॉर्मूला नहीं आ जाएगा तुम लोगों को ये वाला, कैसे सॉल्व करोगे उसको बताओ। तो मॉड्यूल फॉर्मूला होता है डी बाई टी, और डीपी का फॉर्मूला होता है टी बाई डी। तो डी बाई टी इंटू टी बाई टी, टी टी कैंसिल, डी डी कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 1। और इसका सी पी इंटू डी पी, तो पाई डी बाई टी, और टी बाई डी, टी टी कैंसिल, डी डी कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा पाई, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से मैक्सिमम आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस थ्योरी से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अपना अगला क्वेश्चन है ए सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क एट द टॉर्सनल रिजिडिटी इज डिफाइंड एज, मतलब एक सर्कुलर शाफ्ट है उस पर टॉर्क लगाया जा रहा है, ठीक है। तो टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देखते हैं इसमें हम क्या सीख सकते हैं। इसका जैसे मान लीजिए दो भाई होते हैं, जैसे बताऊंगा उसके आगे, अभी दो भाई और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो दो भाई आए हैं, खुद एक आ गया टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी। इसका एक भाई और होता है, वो जो आपको दिखाता हूँ स्पेन करके, वो होता है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, ठीक है। तो देखिए इसका एक और नाम होता है टॉर्सनल स्टिफनेस, और इसका भी वही नाम होगा फ्लेक्सिबल स्टिफनेस। अब ये टर्म आते कहाँ से हैं, मतलब ये टर्म आते कहाँ से, देखिए जो हमारा शाफ्ट होता है, जब ये मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है, इसको हम ऐसे ऐसे ये यहाँ फिक्स हो गया दीवार में, और इसको हम यहाँ से टर्न करेंगे, मतलब यहाँ से इसको मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, टॉर्सन जनरेट होगा। यहाँ पे हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो टॉर्क वाला फोर्स आता है और टॉर्सन जनरेट होता है इसमें। लेकिन फ्लेक्सुलर में क्या होता है, इसमें हम किसी शाफ्ट को बेंड कर देंगे, यहाँ पे होता है, यहाँ लगता है मूवमेंट, यहाँ पे आता है बेंडिंग मूवमेंट, और यहाँ पे आता है टॉर्क। तो यहाँ पे दो इक्वेशन निकल के आती है, एक होती है टॉर्सन इक्वेशन, एक होती है बेंडिंग इक्वेशन। तो उसको देखते हैं पहले हम, टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है और बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो फिगर बनाता हूँ मैं पहले एक शाफ्ट का। ये यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे ये शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसको शाफ्ट को हम यहाँ से टी टॉर्क से ट्विस्ट करेंगे। तो ये मान लीजिए इसकी न्यूट्रल एक्सिस थी, तो जब ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ ट्विस्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये थीटा एंगल यहाँ से बनाएगा, थीटा एंगल, और इसका लेंथ हमारा एल है, ठीक है। और इसका रेडियस, शाफ्ट का रेडियस स्मॉल आर है। ये हो गया अपना। तो जो इक्वेशन आती है, टॉर्सन इक्वेशन जो आती है, टॉर्सन इक्वेशन, तो टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, वो होती है तुम्हारी टॉर्क टाउ शियर स्ट्रेस, इसका शियर स्ट्रेस अपॉन में आर, टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी थीटा डिवाइड बाई एल। जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस, ठीक है। ये लेंथ हो गया शाफ्ट का, ये बता देता हूँ, देखो ये तुम्हारा शियर स्ट्रेस होता है, रेडियस होता है, टॉर्क होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें शाफ्ट का ले रहे हैं हम, तो इसमें दो टाइप का शाफ्ट देखेंगे, एक हॉलो शाफ्ट देखेंगे और एक सॉलिड शाफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो अगर सॉलिड शाफ्ट पे आते हैं हम इसमें, तो सॉलिड शाफ्ट के केस में इसका फॉर्मूला होता है, सॉलिड शाफ्ट में इसका फॉर्मूला होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। और हॉलो शाफ्ट में आएंगे, तो हॉलो शाफ्ट में इसका फॉर्मूला होता है पाई डिवाइड बाई 32 D1 पावर 4 माइनस G2 की पावर 4। हॉलो शाफ्ट में दो डाया होगा, तो ये आउटर डाया, इनर डाया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, टॉर्सन इक्वेशन। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट में। तो मान लीजिए ये हमारा कोई शाफ्ट है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये इसका साइड व्यू हो गया शाफ्ट का, ठीक है। शाफ्ट को हम यहाँ से बेंड करेंगे, या तो शाफ्ट हमारा हल्का सा बेंड हो जाएगा, मतलब फाइनल इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये इसको उठा देते हैं, तो हमारा शाफ्ट बेंड होगा। हमें इस पॉइंट पे निकालना है मूवमेंट, अगर तो यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वाई। तो जो इसकी इक्वेशन होती है उसमें ये आता है, ये टर्म उसी में आता है, ठीक है। तो इक्वेशन होगी इसकी m डिवाइड बाई आई इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर। तो ये हो गई अपनी बेंडिंग इक्वेशन, और ये हो गई हमारी टॉर्सन इक्वेशन। इसमें ये m होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, I होता है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है आपका क्या कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये शाफ्ट जैसे ये अगर ये एक सर्किल वो होगा बनाएगा, तो जिस पॉइंट सर्किल बनाएगा उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये अब ये टर्म आया कहाँ से, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी
और टॉर्सन रिजिडिटी, इसी क्वेश्चन से हमने निकाला है इसको। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मालूम रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम एक सवाल से कितना कुछ निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या निकालेंगे हम, इसका आंसर फाइनली निकल के आएगा G मल्टीप्लाइड बाई J, मतलब G और J इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। अब आप समझ ही रहे हैं, तो इसमें G लिया गया मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, तो इसमें क्या लेंगे, E लेंगे, ये है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसमें I लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा E इंटू आई। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि टॉर्सनल रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे जीजे हो गया तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का फॉर्मूला EI हो सकता है, EI होता है, ये अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर देखिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी क्या होता है और ई क्या होता है। ये हमारे स्ट्रेस में जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये टर्म उसका है। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो बाकी इतना समझ में आ गया ना सबको, अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो के यार, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो हुक्स लॉ तो मालूम होगा सबको, हुक्स लॉ क्या होता है, अगर सॉम थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में हुक्स लॉ आता है, जिसमें क्या होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये अपने हुक्स भाई साहब आए थे, उन्होंने ये हमको सिखा के गए हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये हुक्स लॉ है। ये कब एप्लीकेबल होता है, मतलब इसको जब से उन्होंने बताया था, तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल किसी को बॉडी खींचते हैं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तब ये इसको उन्होंने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन साई से। जब इसको इस साइन को हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो सिंबल आता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, यंग इसको बोलते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला आता है, इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ये हमारा होता है यंग्स मॉडुलस। ये फर्स्ट है अपना, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। ये जो टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस, सेकेंड होता है अपना शियर मॉडुलस, और थर्ड होता है बल्क मॉडुलस। इसका एक और नाम है शियर मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, भाई ये तो मालूम हो गया आपको कि इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं, तो उन्हीं के उस पर टाइप्स पे ही इसको हमको निकाला गया है। तो जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, तब ये आता है टर्म हमारा यंग्स मॉडुलस, ठीक। जब वहाँ शियर लगेगा, शियर स्ट्रेस मतलब कोई प्लेन के अलोंग लगता है, जो स्ट्रेस प्लेन के सरफेस के अलोंग लगता है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। तब यहाँ पे हमारा आएगा शियर स्ट्रेस, और उसके द्वारा जो स्ट्रेन होगा शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, या इस केस में आता है, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, इसी को जी से उन्होंने बताया था और लास्ट क्वेश्चन में, और इसको मैंने वाई से बताया था, ठीक है। ये होता है बल्क मॉडुलस, ये होता है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर आपको आता था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये 3 तरह के होते हैं। ये उसमें जो बेंडिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला था, और जो हमारा ये जो एक और इक्वेशन थी, टॉर्सन इक्वेशन थी, ये उसमें इस्तेमाल हुआ था हमारा जी, और बेंडिंग मोमेंट हमारा इस्तेमाल हुआ था ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो अपना सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था ना जीजे होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है जीजे, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्सनल रिजिडिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमने क्या सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया इस क्वेश्चन से हमने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, आपको सिखा देता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं कास्टिंग डिफेक्ट का। कास्टिंग लास्ट में जो मेरा फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन था, कास्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था अलाउंस का। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि टाइप्स ऑफ अलाउंस, कितने टाइप्स के अलाउंस होते हैं, और उसमें मैंने कोप ड्रैग को याद करने का ट्रिक भी बताया था। चलिए इसमें भी आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, कोप ड्रैग कैसे याद रखना है। और देखिए कोप ड्रैग के अलावा जो उसका बीच वाला पार्ट होता है, अगर हम किसी कास्टिंग करने के लिए 3 मोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? बीच वाले पार्ट को बोलते हैं चिक। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इन कास्टिंग में मिश्रण अकर्स ड्यू टू, मिश्रण क्यों होता है? पहले ये बताओ मिश्रण होता क्या है, मिश्रण किस खेत की मूली है, पता है किसी को? यार ये होता है डिफेक्ट होता है, ये कास्टिंग का डिफेक्ट होता है मिश्रण। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि मिश्रण का एक और भाई है, वो होता है कोल्ड शट। तो हम लोग बहुत ही उसमें वो होते हैं कि मिश्रण किसके कारण होता है, कोल्ड शट कैसे होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिश्रण और कोल्ड शट क्या होता है, आपको हमेशा याद रहेगा। मिश्रण देखिए नाम में छुपा हुआ है, मिश्रण मतलब भाग रहा था लेकिन उससे मिस हो गया, भाग ही नहीं पाया पूरी तरह से। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब कोल्ड शट का भी आपको मैं सिखाता हूँ कि कोल्ड शट कैसे याद रखना है। पहले देख लेते हैं कि कास्टिंग का जो फिगर होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए हमें कोई कास्टिंग करनी है तो फिगर कैसे बनाएंगे उसका, ये और याद कैसे रखना है उसको। तो ये हमारा कास्टिंग हो गया, ये हमारा हो गया शिट, ये हमारा मोल्डिंग बोल्ड है, MOULDING मोल्डिंग बोल्ड है। अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं हम, कौन सा पोर्शन क्या कहते हैं, कौन सा कोप है कौन सा ड्रैग है, इसमें हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है यार, उसका एक छोटा स्ट्रिक बना लो, कोई भी सवाल लगाओ या कोई भी थ्योरी पढ़ो, उसको उसी से निकालने का कोशिश करो, तभी हमेशा याद रख पाओगे उसको। मैंने ऐसे ही किया था, तभी मेरे को कुछ याद रहता है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता वैसे मुझे। देखो तो इसमें ये M से होता है मोल्डिंग बोर्ड। अगर हम अल्फ़ाबेट के सीरीज में ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले क्या आएगा, C आएगा कि D आएगा, कोप आएगा ड्रैग आएगा, पहले C आएगा फिर D आएगा फिर M आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद ही है, ये होता है कोप, C से होता है, ये होता है ड्रैग, D से होता है, उसके बाद M आता है। ये तो हमेशा अपने को याद रहेगा कि M ये मोल्डिंग बोर्ड होता है, ये वाला नीचे वाले, तो हमेशा अपने को आता है। तो M के ऊपर D फिर आएगा C, ऐसे अपने को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मोल्ड कैविटी, ये है मोल्ड की कैविटी, इसी में हमारा कास्टिंग होता है। ये हम इसमें पूरा अपना सैंड भरा हुआ है, ये पूरा सैंड भरा है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है स्प्रू, जहाँ से हम मोल्टेन मेटल की फीडिंग करते हैं, SPRUE। ये होता है राइजर। राइजर का 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। क्वेश्चन आता है कि राइजर 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा राइजर किसके लिए इस्तेमाल किया जाए, फॉर विच ऑप्शन से राइजर किस में इस्तेमाल होता है, राइजर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ राइजर को। देखो ये इतना समझ में आ गया ना, अब इसको हटाता हूँ मैं मोल्ड कैविटी को। देखो क्या होता है, राइजर क्यों देते हैं, यहाँ से मोल्टेन मेटल हम फीड करेंगे, मोल्टेन मेटल की यहाँ से फीडिंग करेंगे। ठीक, हमारा मेटल आएगा यहाँ से, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर पूरा सैंड भरा देगा, ऊपर से कुछ दिखेगा नहीं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मोल्टेन मेटल आएगा हमारा, आते जाएगा, यहाँ भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हमने इसको नहीं दिया है तो यहाँ भरते जाएगा और यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उससे उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, जिससे हमारा मोल्टेन मेटल आगे की ओर भागेगा। यहाँ पे हम अपनी आँखों से देखेंगे कि क्या हो रहा है आखिर में। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मेटल ऊपर आएगा, धीमे धीमे ऊपर आएगा, और जैसे मेटल ऊपर आ जाएगा इसको हम रोक देंगे, मोल्टेन मेटल की फीडिंग हम रोक देंगे। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, राइजर का 2 एडवांटेज होता है। पहला तो हमने इसको देखा कि मतलब टू इंडिकेट कि कास्टिंग की मोल्ड कैविटी फुल हो चुकी है। सेकंड इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है टू कंपनसेट सिंकेज को रोकने के लिए, सिंकेज अलाउंस को कंपनसेट करने के लिए। देखो ये हमारा मोल्टेन मेटल होता है जो फ्लूइड की स्टेट में होता है। ठीक है, जब ये ड्राई होगा तो ये श्रिंक करेगा, और जब ये श्रिंक करेगा तो इसको मोल्टेन मेटल और चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ फीडिंग रोक दी है, क्योंकि जब वो ड्राई होगा तो हल्के हल्के ड्राई होगा, तो उसको फीडिंग जो है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल फिल हुआ है उसी से फीडिंग मिलती है, उसी से मेटल हमारा बैक आता है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं टू कंपनसेट सिंकेज। तो इसका ये 2 मेन एडवांटेज है, पहला कि इंडिकेट करता है कि हमारा कास्टिंग फिल हो चुका है, और दूसरा जो हमारा सिंकेज हो रहा है उसको ये कंपनसेट करता है। ठीक है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था तो मैं उस पर आते हैं। अब अपना मेन क्वेश्चन था कि व्हाट इज मिश्रण। तो मिश्रण का एक भाई होता है, वो होता है
कोल्ड शट। अब देखो डिफरेंस क्या है, कोल्ड शट और मिश्रण में डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ। देखो ये अपना मोल्ड कैविटी है, ये स्प्रू हो गया, ये राइजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने मोल्टेन मेटल फीड किया, मोल्टेन मेटल यहाँ से फीड किया, भाई साहब आए, गया गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, गया गया गया, जा रहा है, बट जाते जाते वो इतने में ही जम गया। मतलब मोल्टेन मेटल हमारा इतने में जम गया और हमें कास्टिंग क्या मिली, खाली मिली, इतनी कास्टिंग हो ही नहीं पाई। मतलब ये इतना पोर्शन कास्टिंग का खाली रह गया, ये मिस हो गया, ये हो गया मिस। मतलब इतना पोर्शन मिस हो गया, इतने में कास्टिंग हो ही नहीं पाई, हमारा फ्लूइड मेटल जम गया। मतलब जो हमारा मेटल था उसकी फ्लूइडिटी बहुत ही कम थी, मतलब फ्लो करने की क्षमता बहुत ही कम थी, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ही लो था, इसीलिए जो है ये यहीं पे रुक गया, जम गया। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को बोलते हैं मिस रन, मतलब ये मिस हो गया, यहाँ कास्टिंग होने से पहले ही मिस हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। ये होता है हमारा कोल्ड शट, सॉरी ये होता है हमारा मिस रन। अब देखते हैं कोल्ड शट क्या होता है। कोल्ड शट भी ऐसा ही कुछ होता है, बट वो उसमें क्या होता है कोल्ड शट में, उसका कुछ उसमें देखो ये हमारा हो गया मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी हमको बीच में मेटल नहीं चाहिए, ये हो गया अपना राइजर, ये हो गया अपना स्प्रू। मतलब जहाँ भी ये जो हमको यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होने वाला ऑब्जेक्ट हमारा, वो कुछ ऐसा होगा, 3D बना रहा हूँ उसका मैं, 3D। वो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो बीच में हॉलो रहेगा, मतलब यहाँ पे हमको वो अपना वो नहीं चाहिए मोल्टेन मेटल। तो यहाँ से हम फीड करेंगे मेटल को, यहाँ से मेटल आएगा 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 आएगा, तो कुछ पोर्शन यहाँ भागेगा, कुछ पोर्शन यहाँ भागेगा, चला, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, फिर उसके बाद ये इसको फिल करने आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा मोल्टेन मेटल यहाँ पे फ्रीज हो गया, शट हो गया, और इधर से जो आ रहा था वो यहाँ पे शट हो गया। मतलब इतना पोर्शन में हमको तो कास्टिंग तो मिल गई, इतने पोर्शन में, ये इतने पोर्शन में कास्टिंग मिल गई, बट ये पोर्शन खाली रह गया, इतना पोर्शन खाली रह गया, इतना पोर्शन ये जो है खाली रह गया। क्यों खाली रह गया, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड शट हो गया, मतलब यहाँ पे इसका डोर बंद हो गया, यहाँ पे इसका डोर बंद हो गया। क्यों, ठंडी की वजह से, कोल्ड की वजह से, टेम्परेचर कम हो गया उस पॉइंट पे और वहाँ पे वो शट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कोल्ड शट, इसको बोलते हैं मिश्रण। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मिश्रण को हम बोल सकते हैं व्हेन लिक्विड मेटल डज नॉट कंप्लीटली फिल द मोल्ड कैविटी लीविंग एन अनफिल्ड पोर्शन। मतलब व्हेन लिक्विड मेटल डज नॉट कंप्लीटली फिल द मोल्ड कैविटी, मतलब मोल्ड कैविटी को जब लिक्विड मेटल पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता है और लीविंग एन अनफिल्ड पोर्शन, इस पोर्शन को अनफिल्ड छोड़ देता है, इसको बोलते हैं मिश्रण। और कोल्ड शट क्या होता है, व्हेन टू फ्रंट्स ऑफ लिक्विड मेटल, मतलब एक फ्रंट ये था लिक्विड मेटल का, एक फ्रंट ये था लिक्विड मेटल का, व्हेन टू फ्रंट्स ऑफ लिक्विड मेटल डू नॉट फ्यूज प्रॉपरली इन मोल्ड कैविटी, मतलब मोल्ड कैविटी में दोनों एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर पाए, प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुए, लिविंग ए वीक स्पॉट, यहाँ पे एक वीक स्पॉट आ जाता है, यहाँ पे एक वीक स्पॉट मिल जाएगा हमको, तो इसको बोलते हैं कोल्ड शट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ये सही था ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें उसने फ्लूइडिटी के बारे में बात किया हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नंबर ए, फर्स्ट वाला सही है, वेरी लो फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन हमारा है हाँ ड्रिलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ड्रिलिंग से रिलेटेड जितने भी अपने वो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं उसको भी देखेंगे। और इसमें ऑप्शन में एक दिया हुआ है मिलिंग, तो मिलिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, मिलिंग मशीन कैसे होती है और उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, फेमस क्वेश्चन है मिलिंग का एक। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन द ड्रिलिंग मशीन, मतलब ड्रिलिंग मशीन से इसमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं ड्रिलिंग मशीन से। पहला रीमिंग, मिलिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका आंसर होगा मिलिंग। मिलिंग नहीं कर सकते, पहले मिलिंग देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ, इमेज में आप देख सकते हैं ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, रीमिंग क्या होता है। देखिए ड्रिलिंग क्या होता है, जब हमें किसी वर्क पीस में, सॉलिड वर्क पीस में उसमें होल बनाना होगा तो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, अब बोरिंग क्या होता है, अब बने बनाए होल के साइज को इंक्रीज करना है, उसको बोलते हैं बोरिंग। वो होता है ना बोर, बोर मतलब जैसे हम गांव में वो खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें कहते हैं वो करा दो, बोरिंग करा दो, तो वही बोलते हैं, गड्ढे को हम इंक्रीज कराते हैं, साइज को इंक्रीज कराते हैं, उसी को बोलते हैं बोरिंग। तो और थर्ड क्या होता है रीमिंग। रीमिंग क्या होता है, रीमिंग में हम जो बोरिंग करने के बाद जो हमें होल मिलता है या ड्रिलिंग करने के बाद जो होल मिलता है वो प्रॉपरली फिनिश नहीं होता है,
उसके होल की फिनिशिंग के लिए हम रीमिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत फाइन हम हटा सकते हैं, मेटल को थोड़ा बहुत मतलब होल को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं रीमिंग में भी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज़्यादा रीमिंग में हम होल को इनलार्ज नहीं करते हैं, इसका मेन मकसद होता है कि फिनिशिंग प्रोवाइड करना। तो ये इमेज आपने देख लिया। चलती क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, मिलिंग की ओर बढ़ते हैं कि मिलिंग, आखिर मिलिंग मशीन कैसे होती है। देखिए मिलिंग मशीन कैसे होती है। ये होती है हमारी मिलिंग, ये होता है हमारा बेस, बेस हो गया, ठीक है। ये होता है आर्बल सपोर्ट, ठीक। यहाँ लगाते हैं अपन लोग मिलिंग कटर, ठीक। यहाँ पे होता है वर्क पीस, ये हमारा वर्क पीस हो गया, ठीक। और ये होता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म। इधर ये सिमेट्रिक डायग्राम है मिलिंग मशीन का, आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े बहुत इसमें आता है। दो क्वेश्चन इसका फेमस, एक क्वेश्चन इसका फेमस है, दो क्वेश्चन फेमस है इसका। पहला क्वेश्चन, ये पहला इसका नाम बताता हूँ। ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये होता है आर्बल सपोर्ट, आर्बल सपोर्ट। अब ये होता है आर्बल, और ये होता है हमारा सबसे मेन टूल मिलिंग मशीन का, मिलिंग कटर, मिलिंग कटर, ठीक है। इसका पहला मेन क्वेश्चन क्या होता है कि क्या गियर की मैन्युफैक्चरिंग हम मिलिंग मशीन से कर सकते हैं? क्या गियर की मैन्युफैक्चरिंग मिलिंग मशीन से कर सकते हैं? आंसर होगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। गियर की मैन्युफैक्चरिंग मिलिंग मशीन से हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मिलिंग कटर को जिस शाफ्ट पे हम बांधते हैं उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आर्बल, जो मैंने बताया आपको, ये आर्बल, ठीक है। ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंग से मैंने ऑप्शन से आपको समझा दिया, मिलिंग ऑप्शन में आया था, इसलिए ये थ्योरी आपको सामने है, मतलब ऑप्शन का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मिलिंग में मिलिंग कटर होता है जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, और जिस मिलिंग कटर को जिस शाफ्ट पे हम होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं आर्बल, ये हो गया आर्बल। हाँ, गियर बनाने का एक बहुत ही एक और सबसे अच्छा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बोलते हैं हॉबिंग, हॉबिंग। ये अपने को याद रखना है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि वन वर्ड क्वेश्चन है, सब अपने को याद रखना है। तो मिलिंग आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें ड्रिलिंग मशीन से और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। जो इसमें 3 ऑप्शन दिया था, रीमिंग मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको। रीमिंग मतलब जो हमको साइज के होल के जो होल होता है उसको फिनिशिंग करते हैं, उसको बोलते हैं रीमिंग। इसमें 2 ऑप्शन और दिया है, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। चलिए उसको देखते हैं, ये क्या होता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किसी को आता है तो काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाकी आता बच्चों को सब कुछ है, ठीक है। चलिए देखते हैं काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग। पहले देखिए आया क्यों। मान लीजिए अपने पास कोई वर्क पीस है, ये एक वर्क पीस हो गई और एक वर्क पीस ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक टिप देता हूँ आपको, एक टिप्स देता हूँ। बोल्ट, नट और बोल्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ये अपना होता है बोल्ट और ये अपना होता है नट। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि भाई इसको बोल्ट बोलते हैं कि इसको नट बोलते हैं, इसको बोल्ट बोलते हैं इसको नट बोलते हैं। मैंने कैसे याद किया था, बी से बोल्ट और बी से बड़ा, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो बोल्ट होता है, तो ये बोल्ट होता है। अब हमेशा तुम लोगों को याद रहेगा बोल्ट क्या होता है, नट क्या होता है। ये एक्स्ट्रा जीके था आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन में। ये वर्क पीस था हमारा, वर्क पीस मान लीजिए होल है, ये वर्क पीस में होल है, ये वर्क पीस है। तो यार बहुत टाइम हो गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए बोल्ट को इसमें डालना है, तो बोल्ट को डालेंगे इसमें, ऐसे डालेंगे, ये चूड़ी रहेगी मतलब थ्रेड रहेगा बोल्ट का, ये बोल्ट का हेड है। इसमें हमें डालना है कोनिकल बोल्ट, ये चूड़ी है इसकी, ये इसका हेड है। तो यार देखो तुम लोग खुद देखो कि जब किसी बोल्ट का हेड बाहर रहेगा वर्क पीस से तो वो अनसेफ क्रिएट करेगा हम लोगों के लिए। वहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं है, ये किसी के कपड़े में फंस सकता है, किसी के पैर में लग सकता है, आदमी गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो इसीलिए इन 2 प्रोसेस को स्पेशली लाया गया इन्हीं के लिए, ठीक है। काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग इसीलिए लाया गया था। काउंटर बोरिंग में हम काउंटर बोरिंग इसमें करते हैं और काउंटर सिंकिंग इसमें करते हैं। देखिए काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग करने के बाद क्या होता है, उसको जब हम कर देंगे काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग, तो ये हमारा ये ऐसे बन जाएगा,
काउंटर बोरिंग कर दिया इसमें तो हमारे वर्क पीस ऐसे बन गया। अब काउंटर सिंकिंग कर देंगे तो हमारा वर्क पीस कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा वर्क पीस हो गया आफ्टर काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग ये हो गया हमारा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग तो काउंटर बोरिंग में हम सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं और काउंटर सिंकिंग में हम कोनिकल शेप बनाते हैं। ये याद रखना है, काउंटर सिंकिंग में हमेशा कोनिकल शेप, काउंटर बोरिंग में हमेशा सिलेंड्रिकल शेप। तो इसमें अब शेप बन गया तो सिंपल सी बात है यार, बोल्ट का हेड यहाँ घुस जाएगा, इजीली घुस जाएगा, ये एकदम सेफ वर्किंग कंडीशन हो गया। इसमें इस बोल्ट का वो यहाँ घुस जाएगा, एकदम सेफ हो गया। इसका टूल कैसे होता है काउंटर, वो आपको क्या कर सकता है, वो इमेज दे देगा 4 टूल का, बोलेगा इसमें काउंटर बोरिंग टूल कौन सा है। तो इसका टूल कुछ ऐसे होता है काउंटर बोरिंग का। ये है पायलट होता है, ये मिलिंग कटर वाला होता है, ऐसे होता है इसका काटने वाला। ये इसका साफ्ट होता है, ये इसका ऐसे इसके अराउंड ये रोटेट करता है। और काउंटर सिंकिंग का भी ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ये इसका साफ्ट होता है, ये रोटेट करता है ऐसे। ठीक है, तो ये काउंटर सिंकिंग हो गया, ये काउंटर बोरिंग हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा यार। मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको शेयर किया है, जितना मुझे आती है नॉलेज मैं सबसे आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो उसको लाइक कर दिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो पे 300 लाइक जैसे ही आएंगे, 300 लाइक्स जैसे ही आ जाएंगे इस वीडियो पे, मैं अगला इसका पार्ट 3 जरूर लेके आऊँगा। उसी दिन मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, करो यार, लाइक करो यार, अच्छा लग रहा है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। और अभी मेरे चैनल पर अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर दो यार तुम लोग, साला मैकेनिकल इंजीनियर हो, इतना अच्छा तुम लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। अभी तो कितना क्वेश्चन हुआ, अभी कहाँ 120 क्वेश्चन में है पूरा टोटल। तो अगर साथ नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा करना, मैं नहीं करूँगा यार, क्या मतलब वीडियो बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुड, नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसा कुछ नहीं यार, मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब हर डेली वीडियो मैं वो रहेगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।